Hello everyone, how are you all? Hope you all going good. मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी के सभी स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं और मेरे से जितने भी मेरे एफ़र्ट्स जितने मेरे लगते हैं मैं अपनी तरफ से पूरे के पूरे एफ़र्ट्स आपको दे रहा हूँ। मेरी तरफ से जितनी भी वीडियोज़ आपको दी जा रही है डेली बेसिस पे, मुझे पूरी उम्मीद है आप उस वीडियोस को डेली बेसिस पे देख रहे होंगे और अपने स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट को बिल्कुल एक ग्रिप पे लेके आ रहे होंगे, ठीक है। और सेकंड थिंग ये है कि जो मेरे नोट्स हैं उस नोट्स के साथ आप प्रॉपरली जो मेरा फर्स्ट स्लॉट पीडीएफ का गया हुआ है उसके साथ आप बने रहें। सेकंड स्लॉट मैं आज देने जा रहा हूँ आपको शाम तक। आई थिंक मैक्सिमम मोस्ट प्रोबेबली ये है कि आपको रात तक मिल जाएगी, ठीक है, सेकंड स्लॉट में पीडीएफ को, क्योंकि समराइज नोट्स मेरे पास ऑलरेडी हैं। लेकिन क्या होता है मैं उसमें से कुछ अगर जो अमेंडमेंट्स भी होती है तो मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर रहा हूँ उसमें, ठीक है। तो जहाँ तक आपका जून 2020 एग्जाम्स के लिए रेलिवेंट हो सकता है, मैं सारी की सारी अमेंडमेंट्स उसके अंदर कवर करके आपको दे रहा हूँ समराइज्ड वे में, ठीक है। तो मेरे नोट्स बहुत इफेक्टिव बनेंगे अगर आप मेरी वीडियोस को कंसेप्ट के साथ मतलब पूरी तरीके से आप अपने कंसेप्ट को क्लियर करके देखेंगे। दूसरी बात क्या होती है कि अगर जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि मतलब मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन पे मेरे पास मैसेज बहुत सारे आ रहे हैं तो कि सर आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी अपनी वीडियोस को बनाइए, रिविजन्स लेक्चर जो है थोड़ा सा इंग्लिश में बनाइए। जो कुछ साउथ स्टूडेंट्स हैं तो साउथ के जो स्टूडेंट्स हैं वो मुझे से डिमांड कर रहे हैं। तो मेरी आगे की वीडियोस मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि मैं कुछ कुछ स्टूडेंट्स के लिए जो हिंदी में अच्छा तरह से थोड़ा सा अच्छी तरह से समझ पाते हैं, मैं उसके लिए भी कोशिश करूँगा कि मैं हिंदी में भी अलग से बना दूँ, सेपरेट रिकॉर्डिंग कर दूँ, और सेकंड आपको इंग्लिश में भी उनके लिए मैं कर दूँ, ठीक है। तो आज मेरा सिर्फ आपसे ये कहना है, पहली बात तो ये है क्योंकि मेरा आज का जो सेकंड जीएसटी मेरा रिवीजन लेक्चर नंबर 3 है। आपने 2 रिवीजन्स लेक्चर जो मैंने ऑलरेडी मैं आपको दे चुका हूँ वो आपने मैं आशा करता हूँ कि मैं जो आपको प्रॉपर दे रहा हूँ आप प्रॉपरली मुझे फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं आपसे मुझे कोई भी कॉमर्शियल बेनिफिट्स नहीं चाहिए, ना ही मुझे चाहिए, ठीक है। मैं आपको पहले बोल देता हूँ मुझे कोई नहीं चाहिए, मुझे बहुत कुछ दिया हुआ है भगवान ने, मुझे कुछ बेनिफिट्स नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ आपको इसलिए बोलता हूँ कि मेरे वीडियोस को आप देखिएगा क्योंकि आपके कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको जीएसटी के बारे में ज़रा सा भी नॉलेज नहीं है। इवन वो आईपीसी से स्टूडेंट्स हैं लेकिन वो ऑलरेडी कोचिंग में भी हैं लेकिन वो लैग कर रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि मैंने जज किया है स्टूडेंट्स को, क्योंकि मैंने टेस्ट भी किया है स्टूडेंट्स को, और टेस्ट में ये पाया है कि जो स्टूडेंट्स हैं जो अपनी कोचिंग को ले चुके हैं उस कोचिंग में भी उन्होंने जो मैंने उनको क्वेश्चंस रेज किए हैं उसमें उन्होंने बहुत गलतियां करी हैं, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ उन स्टूडेंट से भी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि अगर वो चाहे तो मेरी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं जहाँ उनको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। तो आज मेरा रिवीजन लेक्चर है, लेक्चर नंबर 3। रिवीजन नंबर लेक्चर 3 का जो है मेरा वो है किसके ऊपर, सर्विसेज जो कि नोटिफाइड हुई है अंडर रिवर्स चार्ज। तो अब सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज के अंदर क्या होगा, अब जरा ध्यान से सुनिएगा। जो सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज होंगी उसमें मैंने आपको पहले से एक ऑलरेडी आपको वीडियोस दे रखी है, उसमें शॉर्ट मैंने आपको एक स्टोरी बना के दी थी। आप बहुत सारी सर्विसेज जो कि नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज के अंदर वो बहुत सारी हैं, और जो सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज में इतनी सारी सर्विस हैं वो आपको रिमेंबर नहीं रह सकती। तो मैं इसकी एक शॉर्ट स्टोरी, अगर आपको याद हो तो ट्रिक मैंने आपको दी थी कि स्टोरी किस तरह से आप याद कर सकते हो जो सर्विसेज नोटिफाइड अंडर अंडर रिवर्स चार्ज। तो आपने पहले वो वीडियो देखनी है, ठीक है, पहले वो वीडियो देखनी है जिससे आपको एक ग्रिप बन जाए कि हाँ ये सर्विसेज नोटिफाइड है, और देन उसके बाद ये वाली वीडियो देखनी है आपने, जो आज की मैं वीडियोस दे रहा हूँ आपको वो आज आपको देखनी है। पहले वो देखनी है इसके बाद फिर ये रेफ़र करनी है। तो कौन कौन सी सर्विसेज नोटिफाइड है, तो पहली सर्विसेज जो कि नोटिफाइड है अंडर रिवर्स चार्ज, पहली सर्विसेज है हमारी, वो सर्विसेज है ट्रांसपोर्ट की सर्विस, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज की अगर हम बात करें तो देखिए अगर मैं आपको एक चीज़ पहले बता दूं, इसमें अगर सारी सर्विसेज कवर नहीं हो पाती, मतलब जो ये शॉर्ट में वीडियो, क्योंकि मैं वीडियोस ज़्यादा लंबी वीडियोस पसंद ही नहीं करता हूँ, मैं ज़्यादा वीडियोस लंबी पसंद इसलिए नहीं करता हूँ क्योंकि स्टूडेंट्स बोर हो जाता है। मैं शॉर्ट वीडियोस आपको इसलिए दे रहा हूँ कि आपको एक इंटरेस्ट भी आएगा कंसेप्ट को समझने में और आगे आपको थोड़ा सा ये आपको हेल्प भी करेगा, ठीक है। तो अगर इस वीडियो में इस रिवीजन लेक्चर्स में अगर सर्विसेज सारी कवर नहीं हो पाती तो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो बाकी रिमेनिंग सर्विसेज बचेंगी वो उसको अंदर कवर कर दूंगा।
तो पहली सर्विस है जीटीए, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज। अब ध्यान से सुनिएगा, एग्जाम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है ये गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सर्विस। तो जीटीए बोलते हैं इसको, जीटीए। तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज में क्या होता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज दो तरह से क्या होता है, अपनी आईटीसी को क्लेम, आईटीसी मिलता है। मतलब उसको क्या होता है कि अगर उसको, एक तो जीटीए होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, एक तो वो रेट जो है वो 12% को ऑप्ट करती है, जिसमें 6% सीजीएसटी और 6% एचजीएसटी होगा। और एक होता है जिसमें वो रेट लगता है उसको 5%। तो दो रेट उसको लगते हैं गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को, एक 12% का और एक 5% का। अब क्वेश्चन ये उठता है कि अगर वो 12% का रेट ऑप्ट करती है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज, और 12% का रेट ऑप्ट करके 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी देती है, तो उसके अंदर क्वेश्चन ये उठता है कि जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज अगर 12% का रेट ऑप्ट करती है तो उसमें वो अपने आईटीसी को क्लेम करती है। मतलब जो उसने सर्विसेज को देने के लिए जो उसने इनपुट्स लिए होंगे उसके ऊपर जो टैक्स दिया होगा उसका आईटीसी वो क्लेम करती है, अगर वो 12% का रेट ऑप्ट करती है। तो उसने अगर आईटीसी क्लेम किया है तो उस केस में वो फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए लायबल होगा टू पे टैक्स, यानी कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करने के लिए लायबल हो जाएगी। ठीक है, अगर वो 12% का रेट ऑप्ट करके आईटीसी क्लेम करती है अपना। ठीक, पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात, अगर वो रेट लेती है 5% का, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज अगर 5% का रेट ऑप्ट करती है तो 2.5% ऑफ सीजीएसटी एंड 2.5% ऑफ एसजीएसटी। तो 5% का अगर रेट वो ऑप्ट करती है तो उस केस में क्या होगा, उसमें आपको दो केसेस करने पड़ेंगे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज 5% का रेट ऑप्ट करती है तो उसके अंदर वो आईटीसी क्लेम नहीं कर रही। पहली बात, अगर जीटीए 5% का रेट ऑप्ट करती है तो आईटीसी क्लेम नहीं करेगी, और 12% करेगी तो उसमें आईटीसी क्लेम करेगी। अगर वो 5% का रेट ऑप्ट करती है और आईटीसी क्लेम नहीं करती तो फिर ये क्वेश्चन उठता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रही है क्या। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस दे रही है तो रजिस्टर्ड पर्सन को जो सर्विसेज दे रही है तो उस केस में क्या होगा, वो रजिस्टर्ड पर्सन मतलब रिवर्स चार्ज लग जाएगा उसको, किसको, रजिस्टर्ड पर्सन को, क्योंकि रिवर्स चार्ज में रिसिपिएंट आर लायबल टू पे टैक्स। तो यहाँ पे हमारा रजिस्टर्ड पर्सन 5% के रेट से टैक्स पे करेगा रिवर्स चार्ज के अंदर, बट उसका वो 5% जो रेट टैक्स पे करेगा रजिस्टर्ड पर्सन, उस केस में वो आईटीसी क्लेम कर सकता है। 5% का रेट क्या कर सकता है, वो आईटीसी क्लेम कर सकता है, 5% जो उसने टैक्स पे किया अंडर रिवर्स चार्ज। लेकिन उसको जब रिवर्स चार्ज लग रहा है तो फिर ऑब्वियसली बात है कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना होगा उसको अंडर सेक्शन 24 के अंदर विद इन 30 डेज। आ रहा है कुछ याद? तो जब जीएसटी को पे करेगा वो विद इन 30 डेज को कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लग जाएगा। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया। इसके बाद फिर आपको क्वेश्चन उठता है कि रजिस्टर्ड पर्सन के अलावा अगर वो अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है, तो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो ध्यान रखना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो उसमें दो केस करोगे, एक तो होंगे नोटिफाइड पर्सन्स, एक होंगे आपके इंडिविजुअल और एचयूएफ। अगर नोटिफाइड पर्सन में कौन कौन आएंगे, नोटिफाइड पर्सन में कौन होंगे, एक तो होंगे हमारे पास एओपी बीओआई, ठीक है। दूसरा होगा हमारे पास फर्म, फर्म का मतलब पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एलएलपी भी होगी, वो हो गई। उसके बाद हमारी सोसाइटी जो अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर कवर है, ठीक है। सोसाइटीज़ हो गई, एओपी बीओआई हो गई, फर्म होगी इंक्लूडिंग एलएलपी। इसके बाद फिर हमारे पास हो गया कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। अभी मैं आपको बताऊंगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन क्या है, फिलहाल अभी याद रखो बस सिर्फ सीटीपी। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन होता कौन है मैं उसकी डिस्कशन करूंगा अलग से, लेकिन फिलहाल याद रखो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, एओपी बीओआई, पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी, और साथ में कौन हो गया अभी कौन हो गया अभी फर्स्ट सोसाइटी जो अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट के अंदर है वो, और साथ में कौन से हो गए, फैक्ट्री हो गई, फैक्ट्री याद रखना, फैक्ट्री जो कि फैक्ट्री एक्ट के अंदर स्टैब्लिश्ड होती है, ठीक है। तो वो फैक्ट्रीज हो गई। उसके बाद ये जितनी भी हो गई, ठीक है, ये सारे के सारे नोटिफाइड पर्सन में कवर होता है। तो ये नोटिफाइड पर्सन को अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी सर्विस दे रही है तो ये अनरजिस्टर्ड पर्सन में एक कैटेगरी हो गई, ठीक। अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नोटिफाइड पर्सन को कवर सर्विस दे रही है तो फिर नोटिफाइड पर्सन जो होंगे वो रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे 5% का, ठीक है। लेकिन इसके अलावा कौन बच गया अनरजिस्टर्ड पर्सन में, इंडिविजुअल एचयूएफ। तो इंडिविजुअल एचयूएफ को अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी 5% का रेट ऑप्ट करके आईटीसी क्लेम नहीं करती है, आईटीसी क्लेम नहीं करती है, तो इंडिविजुअल एचयूएफ को अगर सर्विस दे रही है जीटीए की, तो उस केस में फिर वो फॉरवर्ड चार्ज में, ध्यान रखना, गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज अगर इंडिविजुअल एचयूएफ को सर्विस दे रही है तो फिर उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में जीटीए आर लायबल टू पे टैक्स होगी। दैट्स फाइन, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके बाद एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी
ठीक है, अपनी सर्विसेज जो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो सर्विसेज दे रही है बाय ट्रांसपोर्टेशन, किसकी सर्विसेज दे रही है, बाय मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो है गुड्स की सर्विस दे रही है ट्रांसपोर्टेशन बाय रोड। तो अगर वो बाय रोड ट्रांसपोर्टेशन सर्विस देती है किसको, गवर्नमेंट की एजेंसीज को, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और साथ में जितनी भी लोकल अथॉरिटीज़ है, तो जितने भी गवर्नमेंटल की एजेंसीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटीज़, इनको सर्विसेज अगर ये दे रही है और उन गुड्स गवर्नमेंट्स की कोई भी आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, वो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड हो जाती है अंडर सेक्शन 51 के अंदर। सेक्शन 51 के अंदर अगर वो रजिस्टर्ड हो जाती है फॉर द पर्पज ऑफ द टीडीएस को डिडक्ट करने के लिए, ठीक है, क्योंकि सेक्शन 51 के अंदर कुछ नोटिफाइड पर्सन है जो कि 6% जो कि आर रिक्वायर्ड होते हैं उनको टू डिडक्ट करना टैक्स एट सोर्स। तो इसी तरह से गवर्नमेंट को सेक्शन 51 के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है फॉर द पर्पज ऑफ डिडक्शन ऑफ द टैक्स एट सोर्स। तो अगर वो रजिस्टर्ड हो जाती है, उनका कोई आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई नहीं है और गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी उनको ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड दे रहा है सर्विसेज, तो उस केस में भी गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी ही फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे करेगी। ध्यान रखना, फॉरवर्ड चार्ज में ही टैक्स पे करेगी जीटीए, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा, एक एंट्री आई है अमेंडमेंट है इस बार की। अमेंडमेंट ये है एंट्री नंबर 21A। एंट्री नंबर 21A क्या कहता है, एंट्री नंबर 21A कहता है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज अगर वो 12% का रेट भी ऑप्ट करती है, तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है कि अगर वो 12% का रेट ऑप्ट करेगी तो उस केस में क्या हो जाएगा कि जीटीए लायबल टू पे टैक्स, मतलब अंडर फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन एंट्री नंबर 21A कहता है कि अगर एक गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को भी एग्जेम्पशंस अवेलेबल करा दिया जाएगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अमेंडमेंट है कि एंट्री नंबर, आपको रेफरेंस देना है एंट्री नंबर 21A। इसकी एंट्री नंबर 21A कहती है कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज को भी एग्जेम्पशंस अवेलेबल करा दिया जाएगा, प्रोवाइडेड डैट कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज जो सर्विसेज दे रही है बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स बाय रोड, किसको देना चाहिए, वो सिर्फ इंडिविजुअल एचयूएफ को देना चाहिए। किसको देना चाहिए, इंडिविजुअल एचयूएफ को अगर वो देती है, अदर देन नोटिफाइड पर्सन्स, यानी कि जो नोटिफाइड पर्सन मैंने आपको बताए हैं वो, ठीक है, उनको छोड़ करके, इंक्लूडिंग सीटीबी भी है उसके अंदर, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन भी उसके अंदर शामिल है। तो उसके अंदर अगर वो है, उसको छोड़ करके इंडिविजुअल एचयूएफ, तो उस केस में भी उसको एग्जेम्पशन एंट्री 21A दिलवा देगी। एंट्री नंबर 21A उसको दिलवा दिया जाएगा, ठीक है। तो एंट्री 21A उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा और उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा अंडर फॉरवर्ड चार्ज आल्सो। तो ये हमारी है गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसीज का केस, जो आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा, क्योंकि ये मोस्ट एक्सपेक्टेड है आपके एग्जाम के लिए। ये सर्विसेज एमसीक्यू के अंदर क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, साथ में आपको प्रैक्टिकल में भी इसका कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद दूसरी सर्विस कौन सी है हमारे पास, दूसरी सर्विस आपको अगर स्टोरी में अगर आप याद करोगे तो दूसरी सर्विस आएगी हमारी लीगल सर्विस। देखो लीगल सर्विस में क्या होता है, लीगल सर्विस कहती है कि जो इंडिविजुअल और एडवोकेट होता है ना, इंडिविजुअल एडवोकेट और पार्टनरशिप फर्म होती है हमारे पास एडवोकेट। तो पार्टनरशिप फर्म अगर एडवोकेट है या फिर इंडिविजुअल एडवोकेट है, अगर इंडिविजुअल एडवोकेट या फिर पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट अगर कोई सर्विसेज किसको, बिजनेस एंटिटी को दे रहे हो, ये भी आपके लिए एग्जाम के लिए मोस्ट रेलिवेंट है कि अगर इंडिविजुअल सर्विस एडवोकेट या फिर पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट अगर कोई सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को देते हैं, अगर कोई सर्विसेज बिजनेस एंटिटी, अब बिजनेस एंटिटी कौन हो सकता है, बिजनेस एंटिटी का मतलब जो एंटिटी बिजनेस में एंगेज्ड है। और वो बिजनेस का डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया है कि बिजनेस क्या क्या इंक्लूड करता है। मैंने आपको पहले, आप देखोगे सप्लाई में, जब लेक्चर देखोगे तो सप्लाई के लेक्चर में मैंने बिजनेस को पूरी तरह से डिस्कस किया है। तो अगर कोई भी एंटिटी बिजनेस में एंगेज होती है तो वो बिजनेस एंटिटी कहलाती है। तो जब कोई इंडिविजुअल एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म एडवोकेट अगर कोई सर्विसेज किसी बिजनेस एंटिटी को देते हैं, तो एक सबसे बड़ी बात याद रखना, ये किसी को नहीं पता होगा, बिजनेस एंटिटी, क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई रिवर्स चार्ज में सर्विसेज लेता है तो उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है। पहली बात, अगर उसको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लगता है तो उसको ऑब्वियस सी बात है 30 डेज में अप्लाई करना होगा। लेकिन बिजनेस एंटिटी में, और एक बात और भी ध्यान रखना, जब कंपलसरी रजिस्ट्रेशन की मैं बात करता हूँ तो कोई थ्रेशोल्ड का बेनिफिट नहीं मिलता। 20 लाख और 40 लाख वाला आ रहा है कुछ, यार 20 लाख सर्विसेज के लिए, 40 लाख गुड्स के केस में। तो उस केस में आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोई सर्विसेज बिजनेस एंटिटी को दिया जाएगा तो बिजनेस एंटिटी को स्पेशली ये थ्रेशोल्ड का बेनिफिट दिया जाएगा, इवन इफ अगर वो सर्विसेज रिवर्स चार्ज में भी रिसीव करती हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए कि अगर बिजनेस एंटिटी कोई भी सर्विसेज रिवर्स चार्ज में ले रही है और उस केस में उसको थ्रेशोल्ड का बेनिफिट दिया जा रहा है, मतलब क्या कि बिजनेस एंटिटी का अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में एग्रीगेट टर्नओवर
10 लाख और 20 लाख। मैं 10 लाख क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पेशल कैटेगरी स्टेट में 10 लाख की लिमिट लगती है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट की जो मेमोरी है वो आपको याद करने की मैं बताऊँ आपको क्या तरीका है। स्पेशल कैटेगरी स्टेट में भी आपको याद करने का तरीका क्या हो, याद करने का तरीका है मस्ट जाना है। क्या है, मस्ट जाना है। तो मस्ट जाना को अगर तुम फुल फॉर्म खोलोगे तो एम मतलब क्या होता है, एम मतलब मेघालय, एम मतलब मिजोरम, ठीक है, मेघालय, मिजोरम, उत्तराखंड, यू मतलब उत्तराखंड, एस मतलब सिक्किम, टी मतलब त्रिपुरा, ठीक है, जे मतलब जम्मू एंड कश्मीर, फिर जे मतलब झारखंड, उसके बाद ए मतलब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, ए मतलब आसाम, फिर उसके बाद आपके पास नागालैंड, एन मतलब नागालैंड, फिर उसके बाद आपके पास ए का मतलब फिर आ जाता है आपके पास अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद मस्ट जाना है, एच का मतलब हिमाचल प्रदेश। तो ये कुछ से स्पेशल कैटेगरी स्टेट है जहाँ पे 10 लाख का थ्रेशोल्ड एप्लीकेबल होता है। लेकिन बिजनेस एंटिटी का अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में अगर एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख को एक्सीड नहीं करता है, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर नहीं करता है तो इवन उसने सर्विसेज को रिवर्स चार्ज में क्यों ना लिया हो तब भी वो रिवर्स चार्ज में लायबल नहीं होगी टैक्स पे करने के लिए। उस केस में फॉरवर्ड चार्ज में इंडिविजुअल एडवोकेट या पार्टनरशिप फर्म ही लायबल होंगे टैक्स को पे करने के लिए। लेकिन अगर उसका एग्रीगेट टर्नओवर 10 लाख और 20 लाख को क्रॉस कर जाता है और उसने सर्विसेज को रिवर्स चार्ज में लिया है तो फिर बिजनेस एंटिटी आर लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज। ये ध्यान रखना है, ये है हमारी इंपॉर्टेंट सर्विस बिजनेस एंटिटी, क्योंकि रिवर्स चार्ज के अंदर कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन होता है, केवल बिजनेस एंटिटी को ही यहाँ पे बेनिफिट दिया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये दो सर्विस समझ में आई होगी। तीसरी सर्विस मैं आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ। तीसरी सर्विस हमारे पास कौन सी सर्विस है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अगर आपको याद हो शेड्यूल थर्ड जो कि CGST एक्ट का जो हमारे पास शेड्यूल थर्ड है, जिसमें आपको बताया था कि कुछ एक्टिविटीज़ और ट्रांजेक्शन जो कि सर्विस जो कि सप्लाई नहीं कंसिडर की जाती, तो उसके अंदर अगर आपको याद हो कि कोर्ट और ट्रिब्यूनल अगर कोई सर्विसेज हमें देती हैं तो उस केस पे GST मतलब वो सप्लाई नहीं मानी जाती। ठीक है, वो सप्लाई नहीं मानी जाती क्योंकि उसको एक्सक्लूजन लिस्ट में बाहर कर दिया। लेकिन उस कोर्ट और ट्रिब्यूनल में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाहर है। क्या है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बाहर है, मतलब अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल हमें तो कोई सर्विसेज देता है तो उसको रिवर्स चार्ज में हमें टैक्स पे करना पड़ेगा। यानी कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देता है, अब ध्यान रखना बिजनेस एंटिटी फिर आ गया तो फिर यही प्रोविजन आप इस पर भी एप्लीकेबल करोगे। तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल अगर कोई बिजनेस एंटिटी को कोई सर्विस देता है तो उस केस में वही है कि अगर 10 लाख 20 लाख का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं करता तो फिर वो रिवर्स चार्ज में नहीं देगा, क्योंकि फॉरवर्ड चार्ज में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल को टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो 20 लाख 10 लाख और 20 लाख के थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर जाती है तो उस केस में उसको रिवर्स चार्ज में ही टैक्स पे करना पड़ेगा बिजनेस एंटिटी को। तो ये 3 सर्विसेज आई होप आपको समझ में आ चुकी होंगी, डेफिनेटली आपको ये दिमाग में लगी होगी। ठीक है, उसके बाद ये 3 करने के बाद फिर चौथी सर्विस बताइए कौन सी आती है, फिर आती है हमारे पास स्पॉन्सरशिप सर्विसेज। स्पॉन्सरशिप सर्विस का मतलब क्या होता है, अब ये भी है एक इम्पोर्टेंट। तो मैं चाहता हूँ ये आगे का जो डिस्कशन है ये इंपॉर्टेंट आपकी सर्विस है तो ये 3 इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए भी, लेकिन कुछ सर्विसेज आगे भी हैं इंपॉर्टेंट, मैं उसको अगले क्लिप में उसको आपको देने वाला हूँ। तो फिलहाल जितनी मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप इतना भी अगर कर रहे हैं डेली बेसिस पे तो सर मैं बता रहा हूँ GST आपके लिए ड्रीम, मतलब आपके लिए एग्जाम्शंस लेके आप पक्का होगे इस सब्जेक्ट के अंदर। मैं डेफिनेटली इस बात को एश्योर करता हूँ आपके लिए, अगर आप थोड़ा थोड़ा भी इस चीज़ को देख रहे हैं। तो मैं एकदम लंबी वीडियोस जाना मुझे पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दैट। मुझे पसंद नहीं है कि मैं आधे घंटे की वीडियोस भी बनाऊँ। मैं 20 मिनट्स की वीडियोस बनाना चाहता हूँ क्योंकि उसमें ही कंसेप्ट क्लैरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो होप आप मेरे चैनल पर बने हैं। मैं आशा करता हूँ सारे स्टूडेंट से कि आप मेरी वीडियोस को प्रॉपरली देख रहे हैं, आप मेरे नोट्स को देख रहे हैं, आप मेरे नोट्स को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑलरेडी टीचर्स ले रखी है, देखो टीचर्स ऑब्वियसली बात है जिनसे ले रखी है तो सर प्लीज़ आप उसको ही फॉलो करें, आप मेरी वीडियोस को बिल्कुल मत फॉलो करें। हाँ, आपको कोई डाउट आता है तो आप मेरी वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। एंड गॉड ब्लेस यू। मैं आशा करता हूँ कि आप सब कुछ अच्छे हैं, स्टे होम, स्टे सेफ, आप अपनी फैमिली के साथ रहें, फैमिली के साथ सपोर्ट करें, सब कुछ करें, भगवान सब कुछ अच्छा करेगा, देख लेना हम कोरोना से जीत जाएंगे। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।